हाँ बच्चों, आइए, नया चैप्टर 12 का है। ठीक है, जेनेटिक्स है। जो जेनेटिक्स चैप्टर है, आइए जेनेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो एनसीईआरटी की किताब में जो जेनेटिक्स जो आम तौर पर हम लोग पढ़ते हैं, उसका एक नाम दिया है। वो लिखता है यहाँ, लिखता है कि प्रिंसिपल है। कहता है कि एक प्रिंसिपल है ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, इसके नाम में ही कुछ कहानियाँ छुपी हुई हैं। अगर आप जान जाते हैं तो आम तौर पर इस सारे चैप्टर को हम लोग कहते हैं कि एक जेनेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, एक जेनेटिक्स का चैप्टर है, जेनेटिक्स चैप्टर है। ठीक है, जेनेटिक्स चैप्टर। जेनेटिक्स का मतलब क्या हुआ कि मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और स्टेटमेंट में इस डेफिनेशन को हमें जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो लिखता हूँ कि जेनेटिक्स क्या है, तो लिखता है कि जेनेटिक्स इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच character transfer from पेरेंट्स टू प्रोजनी। पेरेंट्स मतलब हमारे माता पिता, अब प्रोजनी मतलब उनके संतान। जेनेटिक एक प्रोसेस है जिसमें कि करेक्टर, जो गुण हैं, किसके गुण, माँ बाप के गुण हैं, वो बच्चों में आते हैं। ये करेक्टर है। और जो जेनेटिक्स है वो एक साइंस का एक ब्रांच है। एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस। तो मैंने दो बातें लिखी। एक तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है, साइंस का ब्रांच है। तो कौन सा साइंस है, तो वो है बायोलॉजी की साइंस, बायोलॉजी। ठीक है, अब मॉडर्न साइंस में से हम मेडिकल साइंस भी बोलते हैं। मॉडर्न में मेडिकल साइंस भी बोलते हैं। मेडिकल साइंस में देखो, ब्रांच जो जेनेटिक्स है वो ब्रांच है साइंस का। किसका, मेडिकल साइंस है, बायोलॉजी का। जिसमें जो करेक्टर है पेरेंट्स का, वो बच्चों में आती है, उनके संतान में आती है। तो यहाँ पे मैंने दो लिखा है, जो चैप्टर लिखा है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक कानून है, एक लॉ है। एक कानून है, या फिर कहिए कि एक लॉ है। मतलब ये होगा ही होगा, एक तरह का कानून है, लॉ है। किसका कानून है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब हमें समझना है। ठीक है, जब ये मैंने कहा कि जेनेटिक्स का मतलब समझिए, इनहेरिटेंस का मतलब समझिए और वेरिएशन का मतलब समझिए। ये तीन समझ जाएंगे तो मैं सारे एक बार में समराइज कर दूंगा, तो आपको डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। इनहेरिटेंस का मतलब समझिए, इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इनहेरिटेंस जो है, ये भी एक प्रोसेस है। आपकी एनसीईआरटी भी कहती है कि प्रोसेस है, और ऐसे तो एक प्रोसेस है ही। इंग्लिश में इनहेरिटेंस का कुछ भी मीनिंग हो सकता है। बाप दादा की संपत्ति, उनकी जायदाद या उनका धरोहर, इनहेरिटेंस कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी में इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट से प्रोजनी में जो करेक्टर आता है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, करेक्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रोजनी लिखना, प्रोजनी, करेक्टर ट्रांसफ़र द पेरेंट से प्रोजनी से। जैसे कि मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। ठीक है, माँ बाप का बच्चा हूँ, तो मेरे माँ इंसान, मेरा बाप भी इंसान, तो उन दोनों का संतान मैं भी इंसान। तो इस बात को जस्टिफाई कहते हैं कि लाइक्स बिगेट्स लाइक्स। जो जैसा है उसने वैसा पैदा किया। तो पहला कैरेक्टर यही है कि मेरे माँ बाप ने सेव पैदा नहीं किए, बिल्ली नहीं पैदा की, वो इंसान है और इंसान को ही जन्म दिया। तो पहला कैरेक्टर ये है कि जो जैसा था वैसा पैदा किया। ठीक है, उनके कुछ गुण हैं। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट हम सुनते हैं ना घर में कि ये इसकी आंखें इसके दादा जैसी है, इसके हाथ इसके बाप जैसे हैं, इसकी बाल इसकी नानी जैसी है। ये कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं। तो अब हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की जो फीचर्स, जो कैरेक्टर्स है, हमारे बच्चों में आती है, हम में आती है, फिर हमारे बाद हमारे बच्चों में आएंगी। तो ये कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र है ना, पेरेंट्स जनरेशन मतलब पेरेंट्स है, तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो कहते हैं कि जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या एग्जैक्ट आ रहे हैं, एकदम हूबहू आ रहे हैं, तो बोले कि नहीं, हूबहू नहीं आएंगे, उसमें होगी वेरिएशन, उसमें होगी वेरिएशन।
उसमें होगी वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या है? डिसिमिलैरिटी है, डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी। डिग्री ऑफ डिसिमिलैरिटी, वेरिएशन का मतलब है डिग्री, कुछ बदल के, मतलब गुण आ रहे हैं लेकिन हूबहू गुण नहीं आ रहे हैं, कुछ उसमें फ़र्क है। जैसे मेरे पापा के आंखों पे छाई थी, ठीक है, यहाँ पे छाई है मेरे पापा की, लेकिन वो बड़े हैं, लेकिन एग्जैक्ट छाई नहीं आया, थोड़ा बहुत उसके दाग आए हैं। या मेरे दूर से अगर मैं, आप मुझे देखेंगे तो फोटो से मिलाएंगे तो मैं अपने पापा के जैसा दिखता हूँ, थोड़ा बहुत दिखता हूँ, लेकिन मैं एग्जैक्ट पापा की तरह नहीं दिखता। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी के हाथ पैर नाखून उंगलियां चेहरा या ग्रुपिंग कुछ भी गुण हो अपने माँ बाप से मिलते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलते, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहते हैं, तो उसी को कहते हैं वेरिएशन। तो हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में भी फिलहाल क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? तो एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर अपने माँ बाप से बच्चों में आती है, और ये एक तरह का ब्रांच भी है साइंस का जिसकी अलग से पढ़ाई होती है। ये फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी बॉटनी के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, जिसका एक अपना ब्रांच है, इससे सेपरेट पढ़ाया जाता है, अपनी किताबें होती है, अपनी क्लास होती है। ठीक है, इसलिए इसको ब्रांच कहते हैं। तो और जेनेटिक्स को इस चैप्टर में नाम देगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल का मतलब कानून है, इनहेरिटेंस का मतलब कि जो गुण माँ बाप से आते हैं वो प्रोसेस है। और एक और बात, अगर इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, याद रखिएगा, अगर इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है तो वेरिएशन उसका रिजल्ट है। वेरिएशन एक रिजल्ट है। प्रोसेस से गुण तो आया लेकिन एग्जैक्ट गुण नहीं आया, उसका जो रिजल्ट आया थोड़ा बहुत हट के आया, डिसिमिलरिटी, ऐसे कहते हैं कि ये वेरिएशन है। तो प्रिंसिपल जो इन जेनेटिक्स है वो इनहेरिटेंस और वेरिएशन का वो एक रिजल्ट है। ठीक है, इतना आप समझिए। तो ये बात यहाँ आती है कि ये गुण आखिर आ रहे हैं, मान लिया कि हम आ रहे हैं, माँ बाप से गुण आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं? कोई और तो प्रोसेस होगा, कोई और तरीका होगा ना, कि ऐसे थोड़ी है कि एक लड़के ने एक लड़की को सिर्फ देख लिया और देखते ही उसके मन में छप गई कि मैं भी ऐसे बच्चे पैदा करूंगी, तो सिर्फ देखने से पैदा तो होगी नहीं ना। उसके लिए एक प्रोसेस है नेचर में, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको, इस शब्द को आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। जैसे मान ले कि एक टर्म है, दो मतलब दो मैंने जो टर्म लिखा था, एक है इनहेरिटेंस, और दूसरा मैंने टर्म लिखा था वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, वेरिएशन उसका रिजल्ट है। लेकिन माँ बाप का जो पेरेंट्स में और जनरेशन वन, जो पहले बच्चों में जो कैरेक्टर आएगी, जो कैरेक्टर इसमें आ रहा है वो कैसे आ रहा है? तो कह रहा है तो कैसे आएगा? जैसे मान लें कोई लड़की हो, वो सड़क पे जा रही हो, मान लें कि कोई लड़की हो, वो सड़क पे जा रही है और किसी खूब सुंदर नौजवान हट्टे-कट्टे किसी मर्द को देखी और कहे कि मेरा भी बच्चा ऐसा ही पैदा होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि उसके बस अपनी आँखों से देखा और उसकी तस्वीर अपनी आँखों में बसा ली, और जब वो पैदा करने जाएगी तो वैसा ही हट्टा-कट्टा नौजवान मर्द एक बच्चा पैदा करेगी, जो बड़ा होके वैसे ही नौजवान मर्द बनेगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, नेचर में उसका एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है तो वो रिप्रोडक्शन ही है, वो रिप्रोडक्शन ही है जो आपको वेरिएशन देता है, और इनहेरिटेंस में मतलब गुण ट्रांसफ़र होते हैं। कैरेक्टर मतलब वो रिप्रोडक्शन ही है जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पॉसिबल बनाता है, वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है। रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह की है, ए है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होगा ही होगा। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जिसको वेरिएशन को पॉसिबल बनाता है। वेरिएशन पॉसिबल इसमें है, वेरिएशन जो है इसमें पॉसिबल है।
वेरिएशन है जिसमें से पॉसिबल है, वेरिएशन पॉसिबल है। अच्छा, हम इंसान जो इंसान है धरती पे, उसे रहे लाखों साल हो गए, हज़ारों साल से इंसान धरती पे हैं। उनमें समझदारी है, उन्हें सोचने समझने की बुद्धि है। तो ये बात वो जानते थे कि एक अच्छा बच्चे को पैदा करने के लिए अच्छे माँ-बाप होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है? समाज में या नेचर में कोई भी अच्छी गाय या बकरी या भेड़ या इंसान, हाथी, बंदर, कुछ भी अगर पैदा हो रहे हैं और वो नेचर में फिट हैं, वो कामयाब हैं, तो ये कहा जाता है कि उसके माँ-बाप भी बहुत अच्छे रहे होंगे। तो इसलिए उसके बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज भी इस बात को जानते थे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो एक अच्छे नस्ल के बच्चों को पैदा करती है। ठीक है? तो हमारे ग्रैंड असेंस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज थे, असेंस्टर बोलते हैं उन्हें, वो उन्होंने ये इस बात को जानते थे। तो वो उन्होंने अपने जब विज्ञान उतना डेवलप नहीं था, जब विज्ञान उतना डेवलप नहीं था, तो वो अपना जीवन शैली कैसे बिताते थे? खेती गृहस्थी करके, लालन पालन करके, ठीक है? भेड़ बकरियाँ चरा के, जानवरों को मार काट के। तो वो लोग करते थे डोमेस्टिकेशन। वो लोग करते थे, क्या करते थे? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन करते थे। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है पालन, ठीक है? गाय भैंस को पालना, ठीक ना? तो जब वो जंगलों में रहते थे या खेती बाड़ी जब उन्होंने शुरू किया, जब अपना कॉलोनी बसाना शुरू किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जो भी हम जानवर पैदा कर रहे हैं, जानवर से जानवर जब पैदा हो रहे हैं, तो अच्छे नस्ल की पैदा हो रही है और बुरे नस्ल की पर कुछ जो नेचर में जो फिट भी है और कुछ फिट नहीं भी है। तो दो फिट को मिला के, दो, मान लें कि हमें एक बकरी पैदा करनी है, मान लें कि हमें एक बकरी पैदा करनी है, एक हमें बकरी पैदा करनी है, तो एक मेल अच्छा बकरा होना चाहिए और एक फीमेल अच्छी बकरी होनी चाहिए, अच्छी बकरी होनी चाहिए, ठीक है? तो उनसे मिल के एक अच्छा हमें एक बकरा, एक बकरा या कोई बकरी हमें मिल सकती है। उनका बच्चा, मेल या फीमेल कोई बच्ची, मतलब अच्छे अच्छे फिट, एकदम फिट हमें मिलेगी। ये उनको पता था, पता है तभी ना। जैसे कोई गोरे चमड़े की कोई औरत हो, सुंदर खूबसूरत औरत हो, और उसका बच्चा का, उसका पति काला हो, ठीक है? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें हमें गोरा बच्चा चाहिए। तो गोरा बच्चा करने के लिए वो इस बात को समझ जाते थे कि अगर दो गोरे लोगों में शादी कराई जाए तो उनका बच्चा एकदम गोरा खूबसूरत पैदा होगा। तो उसी तरह पे बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, डोमेस्टिकेशन में, लालन पालन में वो जानवरों की ना मेटिंग कराते थे। मतलब डोमेस्टिकेशन करते थे, लालन पालन। तो वो डोमेस्टिकेशन का दो प्रोसेस है। एक तो सिलेक्शन करते थे, सिलेक्शन सिलेक्शन करते थे। दो तरह का सिलेक्शन है, सिलेक्शन दो तरह का है, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। तो आप बताइए कि जो इंसान जो सिलेक्ट करेंगी, जो मतलब कि मुझे दो दो अच्छे बकरी या अच्छे बकरा चाहिए, तो आप सिलेक्ट करें कि नेचर, नेचर नहीं हम कर रहे थे, हम कर रहे थे, हमारे लिए होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इंसान सिलेक्ट करते थे, नेचर सेलेक्ट नहीं कर देते, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन पहला प्रोसेस, ठीक है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और दूसरा, और दूसरा प्रोसेस था ब्रीडिंग। दूसरा प्रोसेस था ब्रीडिंग। हमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन को चुन के लाना है और उन दोनों में ब्रीड कराना है, यानी मेटिंग कराना है, उनके उनके अंदर मेटिंग कराना है, उनके अंदर सेक्स कराना है, ताकि उनके बच्चे पैदा हो और अच्छे नस्ल की पैदा हो। तो डोमेस्टिकेशन में दो प्रोसेस है, सिलेक्शन है और एक ब्रीडिंग है। फिर से हर इंसान कर रहे हैं सिलेक्शन, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहेगा, नेचुरल नहीं कहेगा, और उसमें ब्रीडिंग या मेटिंग कराते थे, ठीक है? इतने सारे एग्जाम्पल होने के बाद भी हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दी हुई है साहिवाल नाम की एक गाय की। बोलते थे कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में एक गाय है, जो, अब जानते हैं कि पंजाबी लोग हैं, उनके खाने पीने का कितना शौक है। अब उनका शरीर हत्ता कट्ठा लंबा चौड़ा है, खेत में काम करने वाला शरीर है। वो किसान है, पैदाइशी किसान है पंजाब के लोग। शरीर से हट्टे कट्ठे लंबे चौड़े होते हैं, सिख समाज के लोग देखे होंगे। तो उन्हें खाने में दूध, दही, प्रोटीन, ये सब, पनीर, ये सब ज़्यादा चाहिए। तो उन्हें चाहिए एक ऐसा जानवर, एक ऐसी गाय जो ज़्यादा दूध दो। तो उन्होंने एक
उनके जो पूर्वज है जनरेशन टू जनरेशन क्या कर रहे, वो लोग करते थे डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन करते थे। और उन्होंने डोमेस्टिकेशन से एक गाय बनाई सहवाल, सहवाल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, सहवाल का। वो क्या करते थे कि डोमेस्टिकेशन में पहले करते थे नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे, ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और फिर उनके अंदर कराते थे ब्रीडिंग, ब्रीडिंग आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और उसके बाद कराते थे उनकी ब्रीडिंग। पहले क्या है, एक अच्छी गाय और एक अच्छे बैल को वो सिलेक्ट किए, उनके दोनों में मैटिंग कराए, उनके दोनों में मैटिंग कराए, और एक अच्छी गाय या बैल मिले, उनको फिर सिलेक्शन कराया, फिर सिलेक्शन कराया, फिर उनमें मेटिंग कराई, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर सिलेक्शन कराया, फिर सिलेक्ट किया, ब्रीड कराया, फिर सिलेक्ट किया, फिर ब्रीड कराया। मतलब कैसे, इसको ध्यान सुनिए। पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराया, ठीक है, सिलेक्शन कराया, और उसमें से कुछ गाय बकरियों थे, कुछ बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, ठीक है, कुछ बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। कुछ बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छे दूध गाय नहीं दे रहे, उसमें जो अच्छी वैरायटी नहीं है, और कुछ में है जो बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है, तो बाकी को उन्होंने छोड़ दिया और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। फिर इन दोनों का मेटिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे, गाय के बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, बस जनरेशन में बहुत सारे पैदा। तो उनमें से भी ज़रूरी है कि सारे अच्छे पैदा हों, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने उसमें से कुछ अच्छे को पैदा चुन लिया, इन लोगों को छोड़ देना, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को छोड़ दो, ये लोग अच्छे हैं, ये दोनों अच्छे, इन दोनों को पकड़ो। इन दोनों का फिर सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों में ब्रीडिंग कराई, फिर कुछ बच्चे पैदा हुए, ठीक है, कुछ बच्चे, और देखा कि ये दोनों अच्छे नस्ल के हैं, इन दोनों को काट दो, ये हमें नहीं चाहिए। तो देखा, सिलेक्शन ब्रीडिंग ऐसे करते करते जनरेशन पंजाब में हमें एक ऐसी गाय मिली जिसका नाम था सहवाल, और उसका प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, मिल्क क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, मतलब कुल मिला के सहवाल बहुत ही अच्छे नस्ल की है, जो किसानों को चाहिए था वो मिल चुका है, नेचुरल सिलेक्शन। मतलब हमारे पूर्वज जानते थे कि अरे करना कुछ नहीं है, उनके बीच में सेक्स ही तो करवानी है, सेक्स करवा के बच्चा पैदा करवाना है, जो अच्छा बच्चा होगा रख लेंगे, जो अच्छा बच्चा नहीं होगा उसे बेच देंगे, यही प्रोसेस करते करते। लेकिन ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन था, छोटे लेवल पर होता था, घरों में होता था, अपने कामकाज के लिए होता था। विज्ञान उन्हें उतना डिटेल में मालूम नहीं था, ठीक है, विज्ञान उन्हें डिटेल में मालूम नहीं था। थोड़ा बहुत जब विज्ञान, धर्म और विज्ञान से ऊपर उठकर तो इंसानों में जब समझ में आई होगी, तो उन्होंने एक थ्योरी निकाली होगी जो ओल्ड थ्योरी है, ओल्ड थ्योरी, कुछ ओल्ड थ्योरी है, आपको एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप इसे जानिए। वो पहला थ्योरी ये है, कहते थे क्या कि ब्लेंडिंग होती है, एक्चुअली में जो होती है वो ब्लेंड सेक्सुअल, हाँ माना कि इनहेरिटेंस हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, वेरिएशंस भी आ रहे हैं, वेरिएशंस भी आ रहे हैं, इन दोनों का पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये हमारे पूर्वज जान गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, करैक्टर तो आएंगे लेकिन वेरिएशन के साथ आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, सेक्स कराना है, उनके जो बच्चे पैदा में जो गुण, जो करैक्टर आएंगे कुछ वेरिएशन के साथ आएंगे। वेरिएशन कैसे आते थे, तो वो कहते थे कि इसमें ब्लेंडिंग होता है, यानी मिक्सिंग होता है, करैक्टर का मिक्सिंग, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इन्हें कहा जाने लगा। ब्लेंडिंग मतलब जो गुण आएंगे वो मिक्स हो गए, इनहेरिटेंस। जैसे एक बाप है जो लंबा है, जो बाप है एक लंबा है, और एक माँ है वो छोटी हाइट की है, इन दोनों का बच्चे को मिक्स कराएंगे और हमारे मीडियम साइज का आएगा। ब्लेंडिंग का मतलब ही था कि दोनों को मिला के, जैसे कि लाल गुलाब सफ़ेद गुलाब को मिला कर पिंक गुलाब, तुम कुछ और थे तुम कुछ और थे, दोनों का एक एवरेज निकाल दी। उसी तरह बाप लंबा हो माँ छोटी हो, लेकिन मीडियम हाइट का एक बच्चा पैदा निकाल दे, नीचे में रखा। वो कहते थे कि ये ब्लेंडिंग होती है, मिक्स होती है, वो गुण है वो मिक्स होती होगी। इन्हीं सब आधार पे एक और साइंटिस्ट हुए, ये लगभग
एक साइंटिस्ट हैं। अच्छा, मैं जिस साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूँ ना, उनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का औहदा बहुत बड़ा है साइंस लेवल पे। चार्ल्स डार्विन का औहदा बहुत बड़ा है। उन्हें मतलब भगवानों में भगवान माना जाता था। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक किताब है बाइबल। बाइबल कहते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा लिखी किताब है, ऊपर गॉड की लिखी किताब है। तो चार्ल्स की जो किताबें थी वो बाइबल के बगल में रखती रहती, क्योंकि कहते थे कि बाइबल में जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसी के मुकाबले में जो चार्ल्स डार्विन की जो किताबें हैं उसमें भी अच्छी अच्छी बातें और सही लिखी हुई, जो लिखी है उन्होंने तो सही लिखी है। तो चार्ल्स डार्विन को भगवान के बराबर माना जाता है। और उन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ पानजीनेसिस। पानजीनेसिस। वो कहते थे कि मिक्सिंग क्या हो रहा है, जैसे मान लें कि एक पापा का गुण है, जैसे पापा का नाक मेरे नाक में आया, माँ का हाथ मेरे हाथ में आया। जैसे कोई जैसे कि एक आदमी है, ये इसका हाथ है, हाथ पैर है, सर है, तो एक आदमी का हाथ पैर आएगा। मतलब हर पार्ट का, हर गुण का एक जीन है, एक एक जिम्यूल है, वो बीज है। जो बीज पैदा, जैसे हमारे ये शरीर है, हमारा जो स्पर्म निकलेगा, हमारा जो स्पर्म निकलता है, जो पानी निकलता है शरीर से सेक्स के दौरान, वो गुण उसमें मौजूद है और वही गुण इसमें आएगा। हाथ के लिए अलग, पैर के लिए अलग, पेट के लिए अलग, सर के लिए, गर्दन के लिए अलग, बालों के लिए अलग, पेट कोले के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, लीवर के लिए अलग। हर चीज़ का एक जिम्यूल है, एक सीड है जो इस स्पर्म में मौजूद है, ठीक है। और ये स्पर्म माँ के एक साथ मिल के एक बच्चे को जन्म देता है। तो देखिए, हाथ का जम हाथ में आ गया, पेट का पेट में आ गया, सर का सर में आ गया, पैर का पैर में आ गया। ये उनका थ्योरी दिया हुआ था, थ्योरी ऑफ पानजीनेसिस। लेकिन बहुत आगे चल के, ये कम से कम कब की बात है, ये 1868 के आसपास की बात है। 1868 के आसपास की बात है। जैसा कि हमारा देश में जो क्रांति हुआ था 1857, तो 1857 से कुछ सालों बाद की का ये थ्योरी है उनकी। लेकिन ये थ्योरी ना फ्लॉप हो गई, टोटली फ्लॉप हो गई, ये फ्लॉप हो गई। वो ये कह के कि मान लें कि आप कह रहे हैं कि मान लें कि ये लड़का 22 साल का है, ये लड़का 22 साल का है। अब 22 साल की उम्र तक इसके पास हाथ पैर सलामत है। कोई घटना के बाद ये 24 साल का पहुंचा था, उसका एक हाथ कट गया। और स्पर्म तो हर महीने उसका बन रहा है, हर तो स्पर्म बना है। तो होना ये चाहिए था कि जो हाथ वाला का जो सीड है वो 24 साल का जो था, जो स्पर्म आया था उसमें हाथ नहीं आता। लेकिन हाथ कटने के बाद भी इसका हाथ इसमें आ रहा है। अगर ऐसा सही है तो हाथ आना चाहिए था, लेकिन इसमें हाथ आ गया। क्यों आ गया? तो उनका ये थ्योरी जो है वो फ्लॉप हो गया। तो थ्योरी ऑफ पानजीनेसिस ये था। बहुत साल चलते विज्ञान में खोज होती गई, बायोलॉजी के क्षेत्र में भी खोज होती गई, मेडिकल साइंस में भी। एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जॉर्ज ग्रेगर मेंडल, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी मेंडेलियन इनहेरिटेंस या मेंडेलियन जेनेटिक्स कहिए, इसे शॉर्ट में मेंडेलियन जेनेटिक्स कहिए। तो अभी का वीडियो बस इतना ही। मेंडेलियन जेनेटिक्स का जो है वो अगले टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि ओल्ड थ्योरी था। ओल्ड थ्योरी के हिसाब कहते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए, मतलब सेक्स तो चाहिए, सेक्स में गुण आते हैं, इनहेरिटेंस हो रहा है, लेकिन वेरिएशन के साथ आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसमें मतलब एग्जैक्ट नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पाए? तो उनमें होता है ब्लेंडिंग, मिक्सिंग हो जाती है, और मिक्सिंग होने के बाद कुछ और बन जाता है, ठीक है। 2 कलर मिलाइए, एक तीसरा कलर बन जाता है। उसी तरह गुण का जो है मिक्स होता है, माँ और पापा का गुण मिला के एक मिक्स होता है, एक नया कैरेक्टर, एक नया गुण बनता है, ठीक है। वो चलते रहा। तो इन्हीं ब्लेंडिंग के आधार पर उन्होंने कहा कि चार्ल्स डार्विन का थ्योरी आया। उन्होंने कहा कि पानजीनेसिस का एक थ्योरी दिए। कहा था कि एक कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का अपना एक जिम्यूल है, एक सीड है, एक गुण है, जो माँ बाप से बच्चों में जाता है, ठीक है, माँ बाप जाता है। लेकिन इनका जो थ्योरी है वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया,
ठीक है, पानजेनेसिस थ्योरी ज़्यादा चल नहीं पाया। उसके बाद आते हैं जॉन ग्रेगर मेंडल, और जॉन ग्रेगर मेंडल साहब ही हैं जिन्होंने जेनेटिक्स की दिशा और दशा बदल के रख दी थी, लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया था कि जेनेटिक्स जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वो ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग ढंग से है। किस ढंग से है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।